हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था? मारवाड़ खत्म हो गया आपने। और आज हम एक नया स्टेट शुरू करेंगे जो कि बीकानेर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शायद तक जहां तक मुझे याद है लास्ट वाले में दो राजा पढ़े थे हमने। अभय सिंह के बारे में पढ़ा था और एक मान सिंह जी के बारे में पढ़ा था। थोड़ी बातें मैं वापस आपको रिवीजन करवा दूं। अभय सिंह के टाइम में एक तो खेजड़ली घटना थी, मैंने खूब अच्छा सा उसके अंदर आपको समझाया है कि भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 या ईस्वी सन 1730 12 सितंबर की वो घटना है जब अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ वहां पर शहीद हो जाते हैं। वो पूरी बातें पढ़ी थी हमने। एक तो उनके बारे में जिनके लिए बाद में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पुरस्कार वगैरह भी दिए जाते हैं। फिर उन्होंने अहमदाबाद वाला युद्ध जीता था सर बुलंद खां के खिलाफ। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा उन्हें वहां भेजा गया था, जिस पर बाद में किताबें लिखी हुई। वीर भाण की राजरूपक है और करणीदान जी की सूरज प्रकाश है, जिसका एक और नाम बिड़द श्रृंगार है। फिर मान सिंह जी के टाइम की थोड़ी घटनाएं पढ़ी थी हमने कि मान सिंह जी एक तो अपने भाई भीम सिंह जी से लड़ाई हो गई थी, तो वहां जालोर वाले किले के अंदर रहते थे। तब वो आयस देवनाथ थे जिन्होंने घोषणा की कि वो अगला राजा बनेगा, इसलिए नाथ संप्रदाय का यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव था। उनके लिए महामंदिर बनवाया गया था यहाँ पे। नाथ चरित्र नाम की उन्होंने खुद किताब लिखी थी। विद्वान व्यक्ति थे तो मान पुस्तक प्रकाश या मान पुस्तकालय नामक लाइब्रेरी की स्थापना की थी। और उन्हीं के टाइम में बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली गई थी। हालांकि अंग्रेजों से कभी ढंग से उनकी बन नहीं पाई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब अपने अजमेर के अंदर दरबार लगाया था तब भी वो उसके अंदर उपस्थित नहीं हुए थे, एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया था। उन्हीं के दरबार में बांकीदास जी थे जिन्होंने कवि राजा की उपाधि मिली हुई थी। बांकीदास जी ख्यात कुकवि बत्तीसी दातार बावनी मान जसो मंडन जैसी पुस्तकें लिखी। वो भी चूंकि जब राजा अंग्रेजों से इतना अच्छा नहीं बनती है उसकी, तो उस व्यक्ति की भी कैसे बनेगी। तो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति आगाह करते हुए गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये सब बातें हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आज अपने एक नया स्टेट शुरू करने जा रहे हैं, नई चीजें शुरू करने जा रहे हैं। वो दो रियासतें हमारी कंप्लीट हो गई। थोड़ी बड़ी रियासतें हैं। अब जो आगे पढ़ेंगे वो इतनी बड़ी बड़ी रियासत नहीं, थोड़ा छोटा छोटा इतिहास है, तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। जो आप कहते हो सर इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, अब थोड़े थोड़े से हैं तो कोई इधर वाला उधर नहीं जाएगा, एक जगह ही रहेगा आपका सब। हम बीकानेर का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। एक बात नॉर्मल सी कि बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था, राठौड़ डायनेस्टी का शासन था। मैं जब आपको जोधपुर पढ़ा रहा था तब भी मैंने एक लाइन लिखवाई थी उसमें कि राव जोधा के बेटे थे बिक्का, और वो बाद में बीकानेर चले गए थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो जब जोधपुर में राठौड़ों का राज होगा तो बीकानेर में भी किसका राज होगा? ऑब्वियस सी बात है, राठौड़ों का राज होगा। उसी पिता की संतान थे वो, जोधपुर से वहां पे बीकानेर के अंदर आए थे वो लोग। थोड़ा बीकानेर स्टेट क्या क्या था तो थोड़ा आप देख लेना। बड़ा सा इधर उधर दोनों दो मैप लिए थे, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, इधर थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ, तो मैंने दो उठा लिए थे। बाउंड्री बताता हूँ, देखो मैं तो अंदर वाली चीजें तो आप देख लेना, मैं थोड़ी बाउंड्री समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इधर एक जगह लिखी हुई है भावलपुर, पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है भावलपुर। इसका मतलब उधर वाली बाउंड्री भावलपुर तक लगा करती थी, पाकिस्तान के टच हो जाया करती थी। इधर बाद में जैसलमेर आ जाया करता था, इधर आपके जोधपुर का इलाका आ जाता था, इधर आपके जयपुर आ जाता था। ये इधर एक जगह लिखी हुई है लुआरू, हरियाणा में एक जगह पड़ती है लुहारू। इसका मतलब वहां तक लुहारू के टच करती हुई सीमा लगा करती थी। इधर ऊपर आपके पंजाब आ ही जाया करता था। और लुहारू शायद ये बीकानेर के टच में ही रहा, इसलिए खूब फेमस ही रहा। और मुझे याद है हम छोटे थे तब रेडियो पे गीत आया करता था, डट जाइए रेल लुहारू की, कि लुहारू से सबसे पहले बीकानेर में जो रेलवे व्यवस्था शुरू हुई थी वो रेलवे व्यवस्था लुहारू से बीकानेर वाली हुई थी। तो किसी ने विरहणी का गीत है कि तू रुक जाना ट्रेन, ताकि मेरे जो बाहर गए वे पति देव है वो इस ट्रेन से आएंगे, वो उतरेंगे यहाँ पे। तो लुहारू के साथ में बहुत ही नजदीक का संबंध हुआ करता। हिंदी वाला मैप देखेंगे तो हिंदी वाले ने लुहारू नहीं लिखा, उसने इधर हिसार लिख दिया। इलाके का नाम लिखना था तो उसने लिख दिया भाई, उसने लिख दिया भाई लुहारू के आसपास तक था, इधर हिसार आसपास में जगह पड़ती है हिसार। मैं ये इसलिए मैंने मैप उठा लिया था कि मैं ये बता सकूं कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक जाया करती थी, हिसार तक बीकानेर स्टेट हुआ करता था। क्योंकि आगे जब मैं आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा, 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, तब हम एक बात पढ़ते हैं, याद रखना, वहां मैं वापस आपको रिकॉल करवाऊंगा ये बात। तब हम एक बात पढ़ते हैं कि जितने भी राजा महाराजा थे हमारे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और अपनी अपनी रियासतों में 1857 की क्रांति को दबाया था। परंतु
बीकानेर का राजा सरदार सिंह, नाम याद रखना सरदार सिंह, बीकानेर का राजा सरदार सिंह एक ऐसा राजा था जिसने अपनी रियासत में तो बगावत दबाई थी, रियासत के बाहर जाकर भी बगावत को दबा कर आया था। और वहां हम पढ़ते हैं वापस कि वह पंजाब प्रांत के हिसार के निकट बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबा कर आया था। बाड़लू मैं वहां पर और लिखवा दूंगा, आपको चिंता मत कीजिए, ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, सुनिए केवल इस बात को आप। क्योंकि हम जानते हैं उस समय प्रांत पंजाब ही लगा करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना हमारे, पंजाब प्रांत के हिसार तक गया था। तब स्टूडेंट क्लास में बैठ के जब इमेजिन करता है कि यार ठीक आदमी था, स्टेट उसका बीकानेर में पड़ा और हे ठेठ हिसार तक चला गया यार अंग्रेजों का साथ देने के लिए। पर आप याद रखना, मैंने आपको मैप दिखाया है कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक थी, तो यहां तक तो वो यार निपट ही रहा था। तो थोड़ा सा कोई यहां के बाहर हो सकता है, कोई एक आधा बिगा दूर, और कोई छोटा मोटा विद्रोहवार उधर जाके किसी की 4 थप्पड़ मार के आ गया होगा। मुझे लगता है सरदार सिंह को वापस बुला के पूछा जाए कि क्या तू रियासत से बाहर गया था, तो वो बापड़ा कह दे कि ना, एक टांग तो इधर ही थी, दूसरा पैर ही मैंने तो उधर रखा था। याद रखना, ये जो बाउंड्री थी ये हिसार तक बाउंड्री जाया करती थी, पंजाब तक ये बाउंड्री जाया करती थी। क्योंकि आगे फिर हम चीजें कहीं पढ़ेंगे कि गंग नहर लेके आए थे, तो पंजाब के टच करता ही था, पंजाब का पानी बीकानेर के अंदर लेके आना था, तो सीधा सीधा पानी यहां पर आ सकता था। तो इसलिए ये वाला इलाका, मतलब इवन ये है, ये फाजिल्का अबोहर जो आपके पंजाब के, ये बीकानेर स्टेट के पार्ट हुआ करते थे। ये वाला तक इलाका इधर ही आया करता था, फाजिल्का अबोहर वाला इलाका भी। तो पंजाब के साथ तो सीधा सीधा सा लेना देना था, तो गंग नहर को उधर से लेके आना था। और चूंकि ये लेना देना रहा था रियासती काल से, इसलिए आज भी बीकानेर के सीमावर्ती जो पंजाब के लोग हैं, वो सारे हॉस्पिटल, यदि उनको कोई पूछना हो, यदि वो इलाज करवाने के लिए कहीं पर आते हो, तो बीकानेर आएंगे। बीकानेर में मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा, गंगा सिंह, जिन्होंने एक पीबीएम हॉस्पिटल बना दिया था। उनके एक पुत्र थे विजय सिंह, और विजय सिंह ने सुसाइड कर लिया था, तो उनके नाम पे प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल बनवा दिया था। तो उस पीबीएम हॉस्पिटल में खूब सारे सिख आते हैं, एक पूरी ट्रेन आती है जिसमें वो इलाज करवाने के लिए आते हैं। क्योंकि पंजाब में नशे की वजह से, ज्यादा उर्वरक की वजह से टीबी और कैंसर बढ़ गए। इस वजह से उधर वाले जो आते हैं उस ट्रेन में, तो उस ट्रेन का नाम पड़ा हुआ हमारे, तो या तो उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं या उसको टीबी ट्रेन बोलते हैं। अब फिर लगता है कि यार पंजाब वाले इधर क्यों आते हैं, उधर चंडीगढ़ चले जाएं वो लोग, दिल्ली चले जाएं वो लोग, शिमला चले जाएं वो लोग, उनके दूसरे स्टेट भी पास लगते होंगे, वहां की भी मेडिकल सुविधाएं अच्छी होती होगी। पर वो चूंकि रियासत काल से पैर इधर ही पड़े हुए थे, इधर ही आया करते थे, व्यापार के लिए, खेती के लिए, कुछ ना कुछ लेना देना था, तो फिर लोगों को आदत ही पड़ जाती है। फिर वो चूंकि वहां से ज्यादा लोग आने लगे, इसलिए पीबीएम के अंदर इन रोगों के लिए विशेषज्ञ भी बैठने लग गए, इनकी थोड़ी अच्छी व्यवस्था होने लग गई। तो ये आप बात याद रखना कि ये हिसार वाला इलाका, लुहारू वाला इलाका था, ये बीकानेर स्टेट के टच किया करता था। दिल्ली सल्तनत का इलाका, ये दिल्ली लिखने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली शहर, इसका मतलब दिल्ली का जो सल्तनत थी उसके इलाके तक बीकानेर टच कर जाया करता था उधर। इसमें बीच में कुछ एरियाज लिखे होंगे, जैसे ये यहाँ पे श्री गंगानगर है, तो हमको पता रहे कि गंगानगर वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये हनुमानगढ़ लिखा हुआ है, तो हनुमानगढ़ वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये चूरू लिखा हुआ है, तो ये चूरू वाला इलाका है। ये यहाँ पे गोपालपुरा की पहाड़ियां हैं, बीकानेर में ले दे के पहाड़ियों वाला कोई प्रदेश था। तो ये छापर, ताल छापर जो आपने सुना है, ये जस्ट इसके नीचे छापर है, छापर के ऊपर वाला ये जो है, ये गोपालपुरा की पहाड़ियां थी यहाँ पर। ये इधर आपके पुगल लिखा हुआ है, आप और नाम देखना इसको, पुगल बीकानेर के अंदर एक ठिकाना हुआ करता था। मैंने कभी आपको बताया हो कि शुरुआती क्लासों में कि हमारी राजस्थान की ख्यातें या राजस्थान की लोक कहानियां यह कहती है कि पद्मिनी जो थी वो पुगल की राजकुमारी थी, तो पुगल ये है। आप और देखना, ये PUGAL लिखा हुआ है। अक्सर लोग होते हैं वो इसको पुंगल पुंगल बोलने लग जाते हैं, तो ये पुंगल नहीं है, वास्तव में ये पुगल है। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखना। बीच में ये कुछ इलाके के नाम दिए, जैसे ये वाला इलाका जो मैंने कर रखा है, इस इलाके पे नाम लिखा हुआ है नाड़ी। आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी और पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे घग्गर नदी के पाट वाला क्षेत्र, जहां पर बाद में सेम आने लग गई थी, वहां पर चूंकि वो बरसात के दिनों में नदी आती थी, तो स्थानीय भाषा में लोग उसको नाड़ी बोलते होंगे, तो वो नाड़ी वाला बेल्ट, तो ये वो नाड़ी वाला बेल्ट। ये महाजन के आसपास वाला बेल्ट था, इसको बोलते थे थड़ी, तो ये थड़ी वाला बेल्ट है वो। और ये इधर कोलायत वाले क्षेत्र में, इधर नीचे की तरफ और जाते, दुलमेरा वाले साइड के अंदर ये जो इलाका था, इसको मगरा बोलते। छोटी छोटी सी उभरी हुई भूमि है। मगरा का मतलब वैसे तो पहाड़ होता है, पर यहाँ पहाड़ तो है नहीं, पर कहीं कहीं भूमि थोड़ी सी धरातल से ऊपर उठ गई है, तो उबड़ खाबड़ सी हो गई है, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया मगरा। ये वाला पूरा मैप आप देखना थोड़ा सा, ताकि आगे चीजें समझने के अंदर आसानी रहे। वरना कई बार अपने पढ़ तो लेते हैं,
लेकिन बाद में वो चीजें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं जाके अपने को कोई पूछ ले ऐसा क्यों है, तो अपने लगता है यार क्या हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने तमाम बातें आपको बता दी, याद रखना। अब वास्तव में जो अपने हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो शुरू करते हैं अपने। ये तो मैंने समझाया के लिए आपको कि क्या क्या बातें लिखा हुआ है। बीकानेर के प्राचीन नाम क्या क्या थे, एंशिएंट नेम्स बीकानेर के। जैसे मैंने मेवाड़ के एंशिएंट नेम्स बताए थे आपको, मैंने तीन नाम बताए थे आपको, प्रागवाट, मेदपाट, ऐसे नाम बताए थे, सीवी जनपद। तो यहां पर भी हम बीकानेर के दो नाम देख रहे हैं। एक नाम लिखा हुआ है जंगल देश, वह क्षेत्र जहां पर जल कम तथा वायु अधिक हो उनको जंगल बोलते थे। पानी की तो कमी हो, वायु बहुत तेज गति के साथ चलती हो, वो जंगल क्षेत्र हुआ करते थे। महाभारत तक में इसके नाम आते हैं। तो वास्तव में और मैं अच्छा सा बताऊं तो ये जंगल है कि इस इलाके में कुछ होता तो था नहीं, बियावान इलाका पड़ा हुआ था, इसलिए जंगल प्रदेश कहते थे। और अपने पुरानी जो किताबें वगैरह मिलती है उसमें जंगल का ही नाम शायद जंगल से जंगल बना होगा, इस वजह से वो नाम वहां पर आने लगे। बाकी इस जंगल देश की वजह से, चूंकि बीकानेर वाले इलाके को जंगल देश कहते थे, और इसमें केवल बीकानेर का इलाका नहीं आता था, बीकानेर और बीकानेर के टच करता हुआ जो जोधपुर है, जोधपुर का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो भी इस जंगल देश का भाग हुआ करता था। दोनों अब तक हमने पिछले मैप के अंदर देखा था कि आपका जोधपुर है जो टच कर रहा है, तो जोधपुर का भी नीचे जो हिस्सा होगा वो इसके बीकानेर का दक्षिणी भाग और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, ये दोनों मिला के आपके जंगल देश बना करते थे। तो ये जंगल देश है, पर ये मैंने बताया कि एग्जैक्टली जंगल था। तो बाद में बीकानेर के जो राजा थे, मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा आपको, करण सिंह, उन करण सिंह ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम ही था जंगलधर बादशाह। तो वास्तव में वो जंगलधर बादशाह नहीं है, वो जंगलधर बादशाही है। अपनी किताबों में अपने लिख देते हैं उसको, जंगलधर भी लिख देते हैं, अपने नोट्स के अंदर भी लिख देते हैं, मैं भी बोल जाता हूं उसको, पर एग्जैक्टली वो उपाधि जो लिखी हुई है वो ये है, जय जंगलधर बादशाह। तो जंगल, जंगल शब्द है, धर मतलब धरती, एक तरीके से जंगल वाली धरती थी अपने आप में, तो जंगल देश नाम पड़ गया। कहते हैं महाभारत में इसके नाम मिलते हैं, तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, माद्रे जांगला, कई जगह लिखा हुआ है कुरु जांगला। दो राज्यों के एक साथ नाम लिखे हुए, जो भी पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उनके एक साथ नाम लिख दिया करते थे। माद्रे मध्य प्रदेश, पंजाब वाला जो इलाका हुआ करता था इसको मध्य प्रदेश बोलते थे, और मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी माद्री। नकुल और सहदेव की जो मम्मी थी माद्री, तो वो मध्य प्रदेश की थी, पंजाब की राजकुमारी थी। तो उस पंजाब वाले इलाके से जंगल प्रदेश की सीमा लगती थी, इसलिए महाभारत में कई जगह नाम लिखा हुआ मिल जाता है उसका, माद्रे जांगला, या दूसरी जो भी पुरानी किताबें उनमें से नाम मिल जाते हैं। यही हो सकता है कि कुरु वाला जो प्रदेश रहा वहां तक भी इसकी कोई सीमा लगती हो, इसलिए इसका एक नाम और मिल जाता है, कुरु जांगला। तो दोनों प्रकार के नाम मिल जाते हैं। इवन यहां तक मिलता है उन पुरानी किताबों में कि ये जो जंगल देश था इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, जब पुराना कभी जंगल देश था, बीकानेर बनने के बाद नहीं, बीकानेर से पहले जब ये जंगल वाला इलाका हुआ करता था, तो यहाँ की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी याद रखना कि ये जो जंगल देश बीकानेर बसने से पहले जब ये कभी इलाका था, पौराणिक काल में, जब कोई महाभारत काल के अंदर जब ये इलाका यहाँ पर हुआ करता था, तब इसकी राजधानी का काम कौन सा हुआ करता था, तो अहिछत्रपुर। तो फिर हमारे दिमाग में है कि अहिछत्रपुर कौन सा इलाका है, किस इलाके को हम अहिछत्रपुर कहेंगे, तो हम कहते हैं कि आज का जो नागौर है, हम कहते हैं हमारे नागौर का जो प्राचीन नाम था ये अहिछत्रपुर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जब भी मैं इसके अंदर घुसता हूँ तो मुझे लगता है यार देखिए कितनी जोरदार सी बात है। अक्सर जब हम कोई कहते हैं कि नागौर का नाम नागौर क्यों है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नाग वंश के लोगों का अधिकार रहा होगा, इसलिए इसका नाम नागौर है। अब वो नाग वंश के राजा कौन थे, कहाँ गए, इसके बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां नहीं है, इसी वजह से रहा होगा। इवन यहां तक कि कुंभा की जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वगैरह ये मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो मिलती है, इनमें तो नागौर का नाम ही लिखा हुआ है नागपुर। तो और लगता है कि यार हाँ नागपुर ही लिख रखा है उन्होंने, तो नागौर लिखा ही नहीं है, नागपुर से धीरे धीरे होता होता नागौर हो गया होगा। पर मैं एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, हम कहते हैं कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये दोनों नाम समानांतर ही रहे होंगे, उसी टाइम इसको अहिछत्रपुर भी बोलते होंगे, उसी टाइम इसको नागौर भी बोलते होंगे। धीरे धीरे लोगों में अहिछत्रपुर नाम इतना पॉपुलर नहीं रहा होगा और नागौर नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया होगा। क्योंकि यदि आप हिंदी जानते हो तो आप जानेंगे कि अहि का मतलब सांप होता है,
नाग का मतलब भी सांप है, ये पर्यायवाची है दोनों। और ऐसे पुराने काल में से खूब सारे नाम मिलते हैं जो यूं आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, जैसे हस्तिनापुर, हस्ती का मतलब होता है हाथी, खूब सारी जगह उसका नाम गजपुर मिल जाता है, गज का मतलब भी हाथी होता है। उसका नाम भी कई जगह नागपुर मिल जाता है, क्योंकि नाग का मतलब भी हाथी होता है। तो लेखक कई बार यूं पर्यायवाची से भी उसका नाम बना के ले लिया करता था। तो अही का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है। तो नागौर कहो, अहि छतरपुर कहो, एक ही रहे होंगे। पर चूंकि अब अपने पॉपुलर टर्म यह है कि हमारे नागौर का पुराना नाम अहि छतरपुर हुआ करता था, हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा, अहि छतरपुर रहा होगा। ये वाली बात थोड़ी सी। और मैं थोड़ी सी कहानी की बात बताऊं आपको। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद में जब पांडवों को राज्य मिल गया था, तो राजा किसको बनाया जाए, तो अर्जुन के जो पोते थे उनको यहाँ पे राजा बाद में घोषित किया गया था। पांडव संन्यास धारण कर लेते हैं, और अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के दौरान मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा, जो हमारे विराट नगर की राजकुमारी हुआ करती थी। आगे जब मैं मत्स्य जनपद पढ़ाऊंगा तब आपको विराट नगर की और अधिक बातें बताऊंगा। जब पांडवों ने अपना यहाँ पे अज्ञातवास काटा था, उस समय यहाँ राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी हुई थी। ऐसा और कहा जाता है कि अश्वत्थामा उस दिन राजकुमारी उत्तरा के गर्भ में बेटा था और उस बेटे को भी मारना चाहता था, और पांडवों का पूरा बीज ही समाप्त करना चाहता था वो। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस बच्चे को बचा लिया, उस गर्भ को बचा लिया। अश्वत्थामा मारा गया, और कालांतर में राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित, राजकुमार परीक्षित का जन्म होता है। कालांतर में राजकुमार परीक्षित राजा बनते हैं पांडवों की तरफ से। हमारी और पौराणिक कहानियां कहती है कि राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने आकर डस लिया था। तक्षक नामक सांप आकर उनको डस लेता है, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती। उनका जो बेटा था बाद में जनमेजय, वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है, तथा वो सभी नागों को इकट्ठा करता है, और सभी नागों को इकट्ठा करके यज्ञ के अंदर उनको जला देता है। ऐसी कहानी हम पौराणिक कहानी एक पढ़ते हैं कि पांडवों के राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने डस लिया, तथा परीक्षित के बेटे जनमेजय ने बाद में एक यज्ञ किया और उसमें सभी सांपों को जलाकर मार डाला। और छोर तो उस कहानी का मिलता नहीं, पर जब मैं इसको जोड़ता हूं ढंग से, तब मुझे लगता है कि यार पौराणिक कहानियों में ज्यादातर जो बातें हैं वो संकेतों के माध्यम से बताई गई है, सिंबल के माध्यम से बताई गई है। ऐसा हो सकता है कि तक्षक नाम का कोई नागवंश का राजा रहा हो जिसने परीक्षित को मार दिया हो, तथा कालांतर में जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पहले यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में युद्ध करने के लिए निकला हो, और उसने तक्षक के जो भी नागवंश के बाकी लोग थे उनको मार दिया होगा। युद्ध हुआ होगा, युद्ध के अंदर उनको मार के अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया होगा। डेगाना के पास में एक पहाड़ी है, नागौर में डेगाना के पास में एक पहाड़ी है, जहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको लोग लोकल भाषा में जाना जी का मंदिर बोलते हैं। यदि थोड़ा सा इतिहास का विद्यार्थी होगा, जानने वाला होगा, तो बताएगा कि वो जो जाना जी की पहाड़ी बनी हुई है वो वास्तव में जनमेजय के नाम पर है। हमसे जनमेजय नाम बोला नहीं गया, इसलिए हमने उनको जाना जी बोलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जनमेजय के कोढ़ हो गई थी, तो अंतिम समय में यहां पर उस डेगाना के पास की पहाड़ी पर रहे थे। कुंड वगैरह बना हुआ है पास में, जहां पर उनकी कोढ़ झड़ी थी, कुष्ठ रोग हो गया था। जनमेजय नागौर आए थे। हम फिर कहते हैं यहां पे नागवंश के लोगों का अधिकार रहा था। चीजें जुड़ी कुछ आपके दिमाग में? मैं और चीजों को आगे लेके जाता हूं, आप जोड़ना, अपने हिसाब से जोड़ना इनको। जब हिस्ट्री रिटन एविडेंस के अंदर मिलने लगती है, पौराणिक कहानियों से निकलकर जब थोड़े बहुत अपने को सिक्के वगैरह के माध्यम से, अभिलेखों वगैरह के माध्यम से जब रिटन एविडेंस मिलने लगते हैं, तब एक बात फिर आती है कि नागौर में टाक राजपूतों का अधिकार था।
कालांतर में उन टाक राजपूतों में से अधिकतर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तथा वे मुसलमान बन गए थे। और गुजरात की जो पालनपुर रियासत है वो इन टाक राजपूतों की थी जो बाद में मुसलमान बन गए थे, और उन्हीं में से बाद में गुजरात के अंदर नवाब वगैरह और बनने लगे थे। मैंने आपको बीच में कई बार बताया होगा कि नागौर और गुजरात वालों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, इसलिए अक्सर नागौर वाले मुसलमानों को बचाने के लिए गुजरात वाले आया करते थे। सांगा और कुंभा की दोनों लड़ाइयों में नागौर और गुजरात का कनेक्शन देखने को मिलता है। मैं जब इस टाक नाम को देखता हूं तब मुझे और लगता है कि ये यही है, ये इस तक्षक से ही टाक बना है। हालांकि मैं कभी इस पूरी कहानी को ढंग से नहीं जोड़ पाया, मुझे यत्र तत्र से जितने भी कोई चीजें मिली उनसे मुझे इतना पता चला, पर मेरी इस विषय में गहरी रुचि है। मैं चाहता हूं कि कभी मैं इस पर बहुत अच्छा सा रिसर्च करके मैं बता पाऊं कि हमारे नागौर का ऐसा नाम क्यों है तथा वे राजा कौन थे, किधर कहां चले गए। आप सोचना, आपको यदि कोई बात पता हो तो इस विषय में मुझे और बताना। आप अब की बात, अपने सब्जेक्ट की बात यदि मैं वापस यहां पर करूं तो जंगल देश बीकानेर वाला इलाका जो हुआ करता था, बीकानेर राज्य का दक्षिणी भाग और बीकानेर पूरा पर उसके दक्षिण में लगता हुआ जोधपुर का जो उत्तरी भाग था, इसको मिला के जंगल देश बोलते थे। जंगल है ये एक तरीके से, जहां पर जल की कमी तथा वायु की प्रबलता हो, उस क्षेत्र को जंगल देश कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर बताई गई है। अहिछत्रपुर को जब हम आज के रेफरेंस में देखते हैं तो वह नागौर निकलता है। अही का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है। इस तुलना को लेते हुए मैंने थोड़ी इधर उधर की दूसरी बातें बता दी थी आपको। समझ में आए तो सुन लेना, नहीं समझ में आए तो आपके पास में एक बटन है, आगे ले जाकर आप देख सकते हो। एक बीकानेर का प्राचीन नाम मिलता है राती घाटी। हमारी लैंग्वेज में, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में रातो रातो मतलब लाल, रेड रेड जो कलर होता है उसको हम लाल बोलते हैं। कहते हैं बीकानेर वाला जो, जहां अब बीकानेर बसा हुआ है, उसके आसपास की जो जमीन थी वहां की जो मिट्टी थी बजरी जैसी थी। बजरी होती है अपने लाल लाल रंग की सी जो बजरी होती है, तो बजरी जैसी मिट्टी थी, इसलिए वो लाल की वजह से राती राती बोलने लग गए वहां पे, तो जगह का नाम राती घाटी पड़ गया वहां पे। तो कोई पूछेगी प्राचीन काल में राती घाटी किसको कहते थे? बीकानेर। ये तो जब बीकानेर बसा था और उसके बाद में भी राती घाटी बोला करते थे इस इलाके को। और जांगल देश तो बहुत पुराना नाम है, जांगल देश कहते थे। और इस जांगल देश की वजह से कालांतर में कर्ण सिंह नाम के राजा ने उपाधि धारण की जंगलधर बादशाह, तो उस उपाधि का नाम ये जय जंगलधर बादशाह। ये बीकानेर का बाद में राज चिन्ह ही बन गया था तथा बीकानेर में जितने राजा बने थे वो इस राज चिन्ह का प्रयोग किया करते थे। एक तो ये बात अपने। अब आगे बढ़ते हैं, दो नाम याद रखना, जांगल देश और राती घाटी। और जांगल देश की जो राजधानी थी वो कौन सी हुआ करती थी? नागौर या अहिछत्रपुर। इसको माद्रे जांगला या कुरु जांगला भी कई जगह लिखा गया है। दो नाम एक साथ इसलिए लिखे जाते थे, इसका मतलब ये पड़ोसी पड़ोसी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं इससे। पहला राजा राव बिक्का लिखा हुआ है 1465 से 1504 ईस्वी। सन याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात। एक लिखा हुआ है यहाँ पे सटायर ऑफ राव जोधा। मैंने बताया आपको कि जो जोधा थे वो बिक्का के पिता थे। जोधा के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था कांधल। कांधल नाम करके जोधा के एक भाई थे। तो बिक्का के क्या लग गए? बिक्का के अंकल लग गए। एक बिक्का का खुद का छोटा भाई और हुआ करता था, उनका नाम था बिद्दा। वास्तव में ये जोधा जी की एक सांखला रानी थे, नौरंगदे। नौरंगदे नाम करके एक सांखला रानी हुआ करते थे। उस नौरंगदे नाम की सांखला रानी के जोधा जी के दो बेटे थे, एक थे आपके बिक्का और एक थे बिद्दा। और कांधल बिक्का बिद्दा के अंकल लगते थे, या आप कह दो तो जोधा जी के भाई लगा करते थे। पर बिक्का की अपने अंकल के साथ में ज्यादा बनती थी। ग्रामीण समाज आज भी ऐसा ही है, पापा और बेटे के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। पिता पुत्र आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। इवन गांव में तो वो तक देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपना छोटा बच्चा है तो उसको गोद में नहीं खिलाते, और कोई गोद में खिलाते हुए यूं मिल जाए तो आस पड़ोसी और मजाक उड़ा के चला जाए कि कोई अपने बच्चे को खुद गोद में लेके खिला रहा है तो क्या अच्छा तेरे गिगलो जाम्यो और रंग तो हुई को नहीं। आपको आपका मामा चाचा ताऊ दूसरा कोई खिला ले पर पापा नहीं खिलाए। उल्टा कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है, पापा अकेले ही बैठे हैं वहां पास में,
बाकी इधर उधर बिजी है, मम्मी कहीं काम कर रही है, कहीं पशुओं के बाड़े के अंदर है। अब उसको कौन उठाए? पर पापा नहीं उठाते, बुला के लाते हैं किसी को। पापा को लगता है यार उठाया, और उस समय यदि किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। तो पिता पुत्र के बीच में वो एक थोड़ी सी सामाजिक दूरी, सामाजिक नियमों के तहत ही बन गई, तो इतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता नहीं। पर हर परिवार में अपने एक अंकल ऐसे होते हैं जिनके साथ अपनी खूब छनती है, अपने दिल के तमाम उद्गार उनके सामने प्रकट किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की बातचीत उनसे करके कोई मामला हैंडल करवाना हो तो अंकल कर देते हैं। कांदल बिक्का के लिए वैसे ही एक अंकल थे। खूब बनती थी कांदल और बिक्का के अंदर दोनों। एक दिन जोधा जी का भरा हुआ दरबार लगा हुआ। दरबार के अंदर जोधा जी बैठे, सारे सरदार बैठे, भाई बंधु जितने थे वो बैठे हुए। बिक्का और कांधल दोनों काका भतीजा एकदम पास पास में और बैठा करते थे, पास पास में बैठे। जोधा जी किसी मुद्दे पर बोल रहे थे, कोई बात कर रहे होंगे जी इधर उधर की। उस टाइम कौन से जीएसटी और फार्म बिल के बारे में चर्चाएं करनी होती थी, कहां आक्रमण कहां करना है, कोई किला कहां बनाना है, कोई दुश्मन है तो उसको किस प्रकार से मारना है, संधि करनी है, वैसी बातें होती थी उस टाइम। पर जोधा जी किसी भी सीरियस मैटर पर बोल रहे थे, बाकी सब ध्यान लगा के सुने, क्या राजा जी बोल रहे हैं। कांदल और बिक्का दोनों अपनी बातचीत करे, कान में खुसर फुसर करे। कई बार होता है ऑफलाइन क्लासों में मैं देखता हूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, खूब अच्छी सी बात बता रहा हूं, पर दो लोगों का मन नहीं लगे आपस में मेरी बातों के अंदर, और वो आपस के अंदर चर्चा करने लग जाए, तो टीचर को कहना पड़ता है बात बंद करो भाई, इधर देखो। वो राजा जी थे, राजा जी तो ऐसे भी कैसे कहे, उन्होंने एक दो बार तो उधर देखा, यार क्या पता मेरे देखने से इनको मालूम हो और ये इधर देख ले। जब उन्होंने नहीं देखा, अपनी खुसर फुसर में लगे रहे, तो बिक्का जी ने कह दिया कि काका भतीजा बात तो दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। नया गढ़ बनाने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और पूरा कंसंट्रेशन उस पर करना पड़ता है। और तब बाकी सारे लोग हंसे, बाकी लोग हंसे तो कांदल को बहुत बुरा लगा। कांदल खड़े हुए, कांदल ने खड़े होकर कहा, राव जी, राव जोधा राव टाइटल लगाया करते थे, ये तो नहीं पता कि नया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। आपने जब इतनी बड़ी बात ही कर दी तो अब तो आशीर्वाद दो, अब कोई नया ही देखेंगे। कांदल ने बिक्का कहा, बिक्का खड़ा हो जा। बिक्का अंकल का पूरा हिमायती। बिक्का ने कहा यस अंकल, आप कहोगे वहां चलेंगे, रहना आपके साथ ही है। बिक्का ने अपने छोटे भाई बिद्दा की तरफ इशारा किया, बिद्दा खड़ा हो गया कि हाँ भाई साहब। और कहा हमारे साथ कौन कौन आना चाहते हैं, कई आदमी, नापोजी, सांखला, बेड़ोजी, पड़ियार, खूब सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग खड़े हुए। उन्होंने कहा बिक्का हम तेरे साथ है। बिक्का राजकुमार था जोधपुर का, उस टाइम पॉपुलर था वहां पर। वहां से जोधपुर से निकल गए। जोधपुर से निकल के जाए कहां? मैंने आपको एक बार पहले बीच में बताया था कि ये जो जोधा, कांधल, ये जो सब थे, ये रणमल के बेटे थे। रणमल जिनको मेवाड़ में भारमली की सहायता से मार दिया गया था। और रणमल की धर्म बहन हुआ करते थे करणी माता। रणमल की धर्म बहन करणी माता है, तो जोधा और कांधल इनकी सबकी बुआ लग गई। बिक्का की तो पापा की बुआ हो गई। बाहर निकले का किधर चला जाए अपने। एक जब वो इतने लोग बाहर आए थे तो उनमें एक व्यक्ति था नापा सांखला। पहले इस जंगल देश वाले क्षेत्र में सांखलों का कब्जा भी रहा था कुछ दिनों तक, और बाकायदा इन सांखलों की राजधानी हुआ करती थी जांगलू। आज भी जांगलू नाम का गांव है। और आप देख लो ये जंगल देश जांगलू एक जैसे नाम पड़ते हैं, तो हो सकता है वो उसका छोटा रूप रहा हो, उसके आसपास वाले इलाके की वजह से ही इसका नाम जंगल देश रहा हो। उस नापा जी ने कहा कि यार हमारे सांखलों का पहले वहां जांगलू में अधिकार था, पर वहां बलोच मुसलमान, अब उन बलोचों ने कब्जा कर लिया। आप यदि शक्तिशाली हो, हमसे तो पार पड़ी नहीं, आप उधर चलो, उन बलोचों को मारकर उधर कब्जा किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा ठीक। वहां से सारे लोग इधर बीकानेर की तरफ मूव करते हैं, जांगलू की तरफ मूव करते हैं। कांदल जी ने और कहा कि जब बीकानेर की तरफ जा रहे हैं तो बुआ जी वही है, तब तक करणी माता जीवित थे, तो क्यों ना बुआ जी के पास चले और बुआ जी का आशीर्वाद ले। चलो साहब। तो वहां से सब लोग आए करणी माता के पास। करणी माता कहां रहे? तो देशनोक।
देशनों का है। और देशनों का आके और कांधल जी ने करणी माता को कहा कि बुआ जी ये बिक्का है, जोधा का बेटा है, जोधपुर रहता तो वहां का राजा बनता ये जोधा के बाद, पर अब मैं इसको ऐसी ऐसी बात भी लेके आ गया, अब डोकरी तू बता आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। करणी माता ने भी आशीर्वाद दिया कि ये वाला इलाका तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सही है, इस इलाके में तुम कब्जा करो, इस इलाके में तुम राज्य बसाओ। कहा जाता है करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि बिका तेरो बिकाणो जोधण सवायो बाजसी, बिका चिंता मत कर, तू भले ही जोधपुर छोड़ के आया हो, पर तेरा जो ये बिकाना होगा, तेरे नाम से जो प्रदेश बनेगा, वो तेरे बाप के नाम से जो प्रदेश है जोधना, उससे भी सवाया होगा, मतलब कमी नहीं रहेगी, उसके बराबर हो जाओगे। मुझे लगता है करणी माता को आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आप हिस्ट्री में उठाकर देखिए, किसी बड़ी रियासत से टूटकर कोई दूसरी रियासत बनी हो तो कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं रहा उनका, कि मेवाड़ से टूट के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा बनी। पर इन सब की हिस्ट्री में एक पेज में पढ़ा देता हूं। मारवाड़ से टूट के बीकानेर बना, किशनगढ़ बना, किशनगढ़ की हिस्ट्री तो 5 लाइनों में पढ़ लेंगे, पर बीकानेर की उतनी बड़ी हिस्ट्री हो जाती है जितनी बड़ी हिस्ट्री मारवाड़ की होती है। इसका मतलब यह करणी माता का आशीर्वाद ही था कि बीकानेर इतना चहु और वृद्धि किया, बिक्का को जो आशीर्वाद दिया था वो फला। हम जानते हैं कि राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, पर चूंकि बीकानेर वाले राठौड़ बाद में इस क्षेत्र में आ गए, बिक्का के साथ में इधर आ गए, यहां पे राज्य स्थापित कर लिया, करणी माता के आशीर्वाद से अपने राज्य की स्थापना की, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों के लिए इष्ट देवी हो गए, टुटेलरी डेटी। मेरा और बताया हुआ है कि किसी कुल की एक देवी होती है, उस कुल से संबंधित जो होती है वो कुल देवी होती है। उस कुल के लोग और कहीं जाके रहने लग जाते हैं, वहां की किसी लोकल डेटी को और मानने लग जाते हैं, तो वो जो लोकल डेटी होते हैं उनको हम टुटेलरी डेटी कहने लग जाते हैं, या उनको हम इष्ट देवी कहने लग जाते हैं। पहले वाले कई वीडियो में मैंने आपको बात बताई होगी। तो ये राव जोधा का व्यंग्य सुनकर, एक सटायर पर, बिक्का अपने काका कांधल तथा अपने छोटे भाई बिद्दा को लेकर वहां से 1465 ईस्वी में निकल जाता है, और ये बीकानेर वाला इलाका यहां पर करणी माता के आशीर्वाद से जीतने लगता है तथा यहां पर राजा बन जाता है। शुरुआत में कहा गया कि राजधानी वगैरह कहां बसाया जाए, तो जोधा जी के टाइम में ही इन लोगों ने एक कोई एरिया था जहां पर कोई कब्जा किया था। जोधपुर वाले जोधा जी थे, उन्होंने, जोधा जी की जो मम्मी थे उनका नाम था कोडम दे, तो जोधा जी ने अपनी मम्मी कोडम दे के नाम पर, जहां उस इलाके के अंदर वो कुछ दिन के लिए रहे होंगे, मिलिट्री कैंप लगाया होगा, उस इलाके का नाम रखा था कोडम देसर। कोडम दे नाम था मम्मी का, और ये रख दिया कोडम देसर। सर का मतलब होता है तालाब, वहां पर तालाब बनवाया था, तो अपनी मम्मी के नाम पर वहां पर उस गांव का नाम ही अपने आप में कोडम दे के नाम पर तालाब बनाया, तो कोडम देसर तालाब है, तो गांव का नाम भी धीरे धीरे कोडम देसर ही पड़ गया। कीर्ति स्तंभ लगवाया था वहां पर जोधा जी ने, जिसमें ये सारी जानकारियां मिलती है। तो बिक्का जी को लगा यार किसी टाइम में अपना, भले थोड़े दिन के लिए यहाँ पे मिलिट्री कैंप रहा हो, पर ये जगह अपने पिताजी यहाँ पर कब्जे में लेके गए थे, दादी जी के नाम पर ये जगह है, तो क्यों ना यहीं पर अपने कब्जा करके राजधानी वगैरह बनाई जाए। तो 1465 के आसपास तो बिक्का वहां से आता है। 1472 में बिक्का को इस कोडमदेसर गांव के अंदर ही राजा घोषित किया गया था। आप और एक बड़ा जोरदार सी चीज देखेंगे कि आप कभी बीकानेर साइड के अंदर जाएंगे तो ज्यादातर गांव के नाम के पीछे सर लगा हुआ मिलेगा आपको। कोडम देसर, पातली सर, तोलिया सर, उद्दा सर, भोजू सर, जाम सर, लूणकरण सर। अपने लगता है यार सारे सर क्यों, मैडम कहीं नहीं है, तो सर का मतलब होता है तालाब। ये पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति कितना सम्मान रहा होगा कि उन लोगों ने गांव के नाम उस व्यक्ति के नाम पर रख दिए जिसने वहां पर तालाब बनवाया था। कि यदि किसी गांव का नाम भोजू सर है, इसका मतलब वहां पे भोज नाम का कोई व्यक्ति तालाब बनवा के गया होगा, बसने वालों ने उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता, श्रद्धा उत्पन्न की, और उसका वहां पर वही नाम रख दिया गया, गांव का नाम वही रख दिया गया। इसलिए वो गांव के नाम के पीछे आपको सर लगे हुए मिलेंगे।
बीकानेर साइड में आपको सर मिलेंगे, आप जोधपुर साइड में जाओगे तो यही गांव के नाम के पीछे मिलेंगे आपको नाडा, राता नाडा, बोरा नाडा, इसर नाडा। उसका मतलब ये तालाब के नाम पर गांव के नाम रखे हुए हैं। आप जैसलमेर बाड़मेर साइड में जाओगे तो गांव के नाम के पीछे तड़ा लगा हुआ मिल जाएगा, पूरों का तड़ा, सोलंकियों का तड़ा। गांव के पीछे बेरी लगा हुआ मिलेगा, जानसिन की बेरी। ये बेरी, तड़ा, सर, नाडा, ये सब हमारे परंपरागत वाटर रिसोर्स हुआ करते थे। हमारे बड़के, हमारे पूर्वज इस मामले में कितने शाणे थे कि जल संरक्षण तो करते थे, वो तो करते ही थे, परंतु उस व्यक्ति का भी पूरा सम्मान किया जो पहली बार वहां पे जल की व्यवस्था करके गया। और इससे पता चलता है कि जब भी कोई गांव बसता उससे पहले जल की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी हो जाता। तो कोडम देसर दादी जी के नाम पे, कोडम दे के नाम पे ही था। वहां पर 1472 में इसको राजा घोषित किया। तो इसने कहा भाई राजधानी यहीं बनाई जाए अपने, तो कोडम देसर में राजधानी बना लेते हैं। पर यहां पर पुगल के भाटियों ने विरोध किया। पुगल अभी मैंने मैप के अंदर दिखाया था, बाद में तो बीकानेर वालों ने जीत लिया था, पर शुरू में पुगल के जो भाटी हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे। राव शेखा वहां का राजा हुआ करता था। जैसलमेर का कोई एक भाई आके पुगल बस गया था, तो उनकी एक ब्रांच हुआ करती थी वहां पर वो। और राव शेखा ने कहा कि ना, ये जमीन हमारी है, थोड़े दिन के लिए यहाँ मिलिट्री कैंप क्या लगाया तुम लोगों ने, जमीन के मालिक थोड़ी बन जाओगे, पर यहाँ राजधानी नहीं बनाने देंगे। जैसलमेर वालों ने कहा कि नहीं भाई, यदि हमारे पुगल वाले भाई होंगे तो यहाँ तो नहीं करने देंगे। बिक्का को लगा यार शुरू में ज्यादा पंगे नहीं लिए जाने चाहिए, तो बिक्का ने कहा ठीक, यहां नहीं बना रहे, दूसरी जगह बना लेंगे। कोडम दसर से थोड़ा इधर की तरफ आए, एक अन्य नई जगह पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाने की सोची। पूरा नया नगर बसाया गया। नगर को अपने बोलते थे नेर। बिक्का ने वो नेर बसाया, इसलिए उसका नाम है बीकानेर। जैसे हम खूब सारे गांव के नाम के पीछे नेर मिलेगा, नेर का मतलब ही नगर हुआ करता था। जोबनेर, चांपानेर, गोनेर, ये नेर वाले नाम भी आपको बीकानेर में राजस्थान में आपको खूब सारे मिल जाएंगे। तो बिक्का का नेर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, बीकानेर। 1488 में इसकी स्थापना की गई थी। 1488 AD। 1465 में बिक्का वहां से निकलता है। 1472 में कोडम देसर में बिक्का को राजा घोषित किया जाता है। 1488 में बिक्का एक नए नगर की स्थापना करता है जिसको हम बीकानेर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर एक दोहा लिखा हुआ है, पढ़िए इस दोहे को। 1545 सूद वैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। जहां तक मुझे याद है, मैंने पिछली क्लास में यह बात आपको बताई थी कि हमारे गांव का जो कैलेंडर होता है वो विक्रमी कैलेंडर होता है, और जो विक्रमी कैलेंडर होता है वो हमारे शहर वाला जो कैलेंडर है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, इससे 57 साल आगे होता है। 57 साल का डिफरेंस होता है। इसके महीने जनवरी फरवरी होते हैं, उसके महीने चैत्र बैसाख होते हैं। इसमें 7-7 दिन के 4 वीक होते हैं। उसके अंदर 15 दिन का एक फोर्ट नाइट होता है, पखवाड़ा होता है। विभाजन कैसे, ये डिवीजन कैसे किया जाए? जनवरी फरवरी वाला महीना सूर्य पर आधारित है, सोलर बेस्ड है। मम्मी वाला जो चैत्र वैसाख वाला महीना है वो चंद्रमा पर आधारित है, लूनर बेस्ड है। 15 दिन चांद दिखता है, 15 दिन चांद नहीं दिखता। जिसमें चांद नहीं दिखता वो हो जाता है बदी, जिसमें चांद दिखता है वो हो जाता है सुदी। अब ध्यान देना आप इस बात पर। मैंने बताया कि 1488 के अंदर बना था। ईस्वी सन बता रहा हूं मैं, तो अंग्रेजों वाला सन बता रहा हूं। जो आप और मैं अभी पढ़ते हैं वो सन बता रहा हूं कि 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई थी। अब इसको जब मैं विक्रमी कैलेंडर में कहूंगा तो मैं कहूंगा विक्रमी कैलेंडर 57 साल आगे है। 1488 में 57 जोड़े जाएं। 1488 में 12 जोड़े, 12 जोड़ते हो गया 1500। 57 में 12 गए 45 और बचे। 1500 में 45 और जोड़े तो 1545। विक्रमी कैलेंडर पूछा जाए तो 1545 में बीकानेर की स्थापना हुई, और ईस्वी सन पूछा जाए तो 1488 के अंदर हुई। लिखा हुआ है 1545। अपने वाले 45 बोलते नहीं थे, आज भी गांव में 15 पूरा नहीं बोलेंगे, 15 तो 1545 मतलब 1545। तो विक्रमी कैलेंडर का यदि सन कोई है तो वो 1545 है, विक्रमी कैलेंडर। आगे लिखा हुआ है सूद, इसका मतलब चांद दिख रहा है।
व्हाइट वाले दिन चल रहे हैं, लाइट वाले दिन चल रहे हैं। हिंदी में एग्जैक्टली जो शब्द होता है वो होता है शुक्ल, उसको बोलते हैं कृष्ण या डार्क, इसको बोलते हैं शुक्ल। लाइट कह दो, व्हाइट कह दो, कुछ ही कह दो आप। 1545 का साल है, चांद दिखने वाला पखवाड़ा चल रहा है, वैसाख का महीना है, वैसाख चल रही है, दूसरा ही महीना, पहला चैत्र दूसरा वैसाख। थावर, ध्यान देना आप इस बात पर, बड़े जोरदार शब्द, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। थावर का मतलब होता है शनिवार। आप में से कोई सीनियर होंगे तो वो इस बात को थोड़ा जानेंगे, बच्चे हैं तो वो अपने घर पे पूछें कि थावर शनिवार को कहा जाता है। मुझे एक और चीज याद आती है, 2010 से पहले तक, 2007-8 तक लगभग, राजस्थान पत्रिका जो गांव में राजस्थान पत्रिका आता है, तो गांव में राजस्थान पत्रिका में सैटरडे को, संडे को और बुधवार को साथ में रंगीन पेपर आता है। बुधवार को लुगाइयों वाला, इसको परिवार कहते हैं, दैनिक भास्कर इसको मधुरिमा नाम से छापता है। शनिवार को राजस्थान पत्रिका में फिल्मों का पेज आया करता था एक, आजकल उसका नाम बॉलीवुड कर रखा है क्योंकि उसमें बॉलीवुड की खबरें आती है। मुझे याद है पहले उस अखबार का नाम, शनिवार को जो एक्स्ट्रा अखबार आता था उसका नाम थावर था, क्योंकि शनिवार के दिन आता था और हमारी राजस्थानी भाषा में शनिवार को थावर ही कहते हैं। रविवार वाला जो अखबार आता था, आजकल उसका नाम रविवार ये कर रखा है इन लोगों ने, पहले उसका नाम भी आया करता था इतवारी पत्रिका, क्योंकि रविवार भी गांव में अदितवार वैसे बोला जाता है, तो इतवारी बोलते थे उसको, इतवारी पत्रिका। पर धीरे धीरे इन्होंने अब चेंज कर दिया। बाकी पहले राजस्थान पत्रिका इस मामले में राजस्थान को थोड़ा डिवोट ही करता था और हमारी भाषा के नाम पर ही उसके पेपर के नाम रखे हुए थे। तो थावर का मतलब शनिवार है। 1545 का विक्रमी कैलेंडर का साल, वैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, शनिवार का दिन। आगे लिखा बीज। हमारी भाषा पे गुजरात की भाषा का फर्क है। गुजरात में दो को बोलते हैं बे, इसलिए हमारे जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका टच करता है, ये लोग भी दो को बे कहते हैं। इसलिए हम बाकी वाले तो बोलते हैं एकम, दूज, पहला दिन हुआ तो एकम, दूसरा दिन हुआ तो दूज, भाई दूज। ये इधर वाले जो टच करता हुआ इलाका मिलेगा आपको, जैसलमेर बाड़मेर, पहले बीकानेर तक भी ये चीजें चली जाया करती थी। इधर दूज को बोलते हैं बीज, बे से बन गया बीज। रामदेव बाबे की बाकी बोलेंगे बाबरी दूज, ये बोलते हैं बाबरी बीज। तो बीज का मतलब है दूसरा दिन है, सेकंड डे चल रहा है। वापस आओ, 1545 विक्रमी कैलेंडर, शुक्ल पक्ष है, वैसाख के महीने का है, दूसरा दिन है उसका, शनिवार के दिन। थर्पियो मतलब स्थापना करना, थर्प दिया, थर्पणा किए, किसने? बिक्के ने। किसकी? बीकानेर की। एक दोहा बीकानेर की स्थापना के बारे में सब कुछ बताता है कि 1545 के विक्रमी कैलेंडर के वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बीकानेर की स्थापना हुई थी। बिक्का द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। इस बात पर फिर मुझे एक बात याद आती है कि गांव में डोकरे आज भी बोलते हैं कि थावर कीजिए थर्पणान, बुद्ध कीजिए व्यापार। यदि स्थापना करनी है कोई नई, तब तो शनिवार को करो, सॉरी स्थापना करनी है तब तो शनिवार को करो। थावर कीजिए थर्पणा, व्यापार शुरू करना है, दुकान खोलनी है, तो बुधवार को कर। थावर कीजिए थर्पणान, बुद्ध कीजिए व्यापार। थावर है, बीका स्थापना कर रहा है इसकी। तो बीकानेर की स्थापना वैसाख पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शनिवार के दिन 1545 में हुई थी। उस 1545 को जब हम हमारे इसमें लाते हैं, जब ये 1488 बन जाता है। अब वापस मैं अगली बात पर आता हूं। वैसाख की शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो गई। द्वितीया से अगला दिन कौन सा हुआ? तृतीया। वैसाख शुक्ल तृतीया हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा त्योहार, अक्षय तृतीया। अगले दिन अक्षय तृतीया होती है। अक्षय का मतलब होता है पूरा। ऐ हटा दूं, क्षय बोलूंगा मैं खाली, क्षय का मतलब कमी होना, हरास होना किसी चीज के अंदर, रिड्यूस। ऐ लगा दिया उसके अंदर, अक्षय, खत्म नहीं हो कभी।
इसलिए सरकार की योजनाओं का नाम होता है अक्षय पात्र। इस पात्र में जो रख दिया वो खत्म नहीं होगा कभी। चावल के लिए कहा जाता है कि चावल कभी खराब नहीं होता, इसलिए चावल को बोलते हैं अक्षत, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए जब भी तिलक लगाते हैं तो चावल लगाते हैं कि जिस प्रकार चावल खराब नहीं होता है, इसमें कमी नहीं आती है, उसी प्रकार तुम, जिसे मैं बहन कहती है, जिसे मैं तिलक लगा रही हूं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारे किसी प्रकार की कमी नहीं आए, इसलिए वो चावल लगाए जाते हैं। चावल को हम अक्षत बोलते हैं। अक्षय का मतलब हो गया पूरा। पूरे को हमारी राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं आखा। गांव के लिए हमेशा कहते हैं आखो गांव, कितने लोग जीवने के लिए आखो गांव आयो। हमारी भाषा का उसका अक्षय का शब्द हुआ आखा। तृतीया को हम हमारी भाषा में कहते हैं तीज। अब खूब सारे लोगों के समझ में आया होगा कि बीकानेर के जिस दिन स्थापना हुई थी उसका अगला दिन एक बड़ा त्योहार था, आखा तीज। किसानों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, हम उसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, उसको आखा तीज भी बोलते हैं। बीकाजी ने पहले दिन बीकानेर की स्थापना की थी, बड़े खुश हुए इस बात से, और बीकाजी ने उस दिन पतंग उड़ाई। एक गोल पतंग उड़ाई गई, एकदम रोटी जैसी गोल, चांद जैसी गोल पतंग उड़ाई गई, इसलिए उस पतंग का नाम ही पड़ गया चांदा, कि वो चांदा पतंग थी, चांदा पतंग उड़ाई गई थी। कालांतर में रिवाज पड़ा कि हर आखा तीज पे बीकानेर के लोग पतंग उड़ाते हैं। बीकानेर के लोगों द्वारा पतंगें उड़ाई जाती है। बाकी जगह आप मकर संक्रांति पे देखते हो कि मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ रही है, और बीकानेर वाले पतंगे उड़ाते रहते हैं आखा तीज पे, क्योंकि बीकाजी इसकी शुरुआत करके गए थे। बीकाजी ने वो चांदा पतंग उड़ाई थी, इसलिए आज भी बीकानेर में खूब सारी वो चांदा पतंगे उड़ती है। क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन वो अक्षय तृतीया आखा तीज हो गया, इसलिए हमारी तमाम किताबें लिख देती है, हम भी मानते हैं, आरपीसी भी मानती है कि बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई थी, आखा तीज के दिन। वो सिंपल त्योहारों के नाम देके पूछता है बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई, आखा तीज, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, आखा तीज या अक्षय तृतीया। वैसे वो एग्जैक्टली दिन एक दिन पहले का है, पर उस दिन कोई मूर्त किया होगा, अगला दिन सेलिब्रेट किया होगा उन्होंने, तो सेलिब्रेशन की वजह से वो दिन बीकानेर की स्थापना का दिवस कौन सा माना जाने लगा, तो अक्षय तृतीया आखा तीज बीकानेर की स्थापना का दिवस माना जाता है। मैंने तमाम बातें इस दोहे के माध्यम से आपको समझा दी, और आपकी बेहद मांग पर यह दोहा मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख लेना यहाँ से। और तो 1545 सूद बैसाख सुमेर, थावर बीज थ्रेपियोन, बीको बीकानेर, और मैंने खूब सारी दूसरी बातें भी आपको बता दी। तो ये जोधा जी का एक व्यंग्य था जिसने एक सिटी बसा दी थी। कभी कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से एक नगर की स्थापना एक व्यंग्य के आधार पर ही हो गई थी, तो बीकानेर है। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। अब आगे बढ़े, 1488 या जो भी ये हो, सब बातें याद रखना। ये एक फोटो है जिसके अंदर बीकाजी करणी माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर दो बंदे बैठे हैं, कांदल जी बैठे हैं, एक बीकाजी बैठे हैं, इधर भी एक करणी माता आशीर्वाद दे रही है। आप थोड़े से और पढ़ोगे, ये करणी माता के पेनोरमा से ये फोटो उठाई हुई है, थोड़ी और बातें पता चलेगी कि राव शेखा भाटी को वरदान दिया था। मैंने अभी बताया कि पुगल का जो था वो राव शेखा भाटी था, और कहा जाता है कि राव शेखा भाटी भी करणी माता का धर्मभाई बना हुआ था। तो कालांतर में शेखा और बीका के बीच में जो दूरियां वगैरह आ गई थी, उनको भी करणी माता ने दूर करवाया था। और शेखा की बेटी थी रंग कुंवरी, उस रंग कुंवरी के साथ में बीका की शादी और करवाई थी। तो ये बातें भी थोड़ी मैंने चित्र के माध्यम से बता दी। बियावान जंगल पड़ा है, और देशनों के आसपास आज भी आप जाओगे तो आपको जंगल सा ही दिखाई देता है। पेनोरमा ने कितना अच्छा सा इसको बताया कि भाई बीकाजी को आशीर्वाद दे रही है करणी माता। दो फोटो आपके सामने, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। एक फोटो यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये बीका के राज तिलक का फोटो है। फिर मैं एक बात बताता हूं आपको, कोरोनेशन बीका का। यहां पर एक व्यक्ति बीका जी का राज तिलक कर रहे हैं कोडमदेसर में 1472 में, जब उनको राजा थरपा गया। फिर एक कहानी है, सुनना आप बात। फिर इधर तो एक बीका जी की फोटो, पुरानी फोटो कोई मुझे मिली थी, जन्म पत्री वगैरह टाइप की उनकी बनी हुई है, तो वो फोटो है, इसलिए मैंने लगा दी। बाकी उस फोटो पे आप कंसंट्रेट करना। ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर के आसपास का जो इलाका था, यहां पर एक जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम था पांडु गोदारा। ये फोटो तो बीका की है भाई, मैं बात बता रहा हूं इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने। पांडु गोदारा नाम करके एक जमींदार हुआ करते थे यहाँ पे, बड़े दिलेर आदमी, बड़े जमींदार। ये जमीन उनके पास में,
खूब सारे पशुपालन करते थे यहाँ के लोग, खूब सारे पशु उनके पास में। उन पांडु गोदारा की एक और बड़े कोई यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, पुलासारण, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, विवाद की स्थिति चल रही थी। इसलिए पांडु गोदारा ने, और इस लड़ाई के अंदर पुलासारण के साथ में खूब सारे लोग थे। कहते हैं कि वहां आसपास के जो बाकी जो कसवा चौधरी थे, जो बेनीवाल चौधरी थे, वो इधर पुलासारण के साथ में थे। जैसलमेर के जो भाटी थे वो इनके साथ दे रहे थे, पुलासारण का साथ दे रहे थे। और गांव में ऐसी मान्यता भी है कि जो सारण होते हैं और जो जैसलमेर वाले भाटिया, ये आपस के अंदर भाई भाई है। किस तरीके से क्या रहा होगा नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है कि ये आपस के अंदर भाई होते हैं। तो जैसलमेर वाले भाटियों ने कहा कि हम हमारे भाई का साथ देंगे। तो यहाँ पे पांडु गोदारा अकेला गिर गया था और उसे लगा यार अब मैं क्या करूं। तो उसने उस समय बिका इन क्षेत्रों में घूम रहा था, कभी कोई 2 गांव जीतता, 4 गांव जीतता, ऐसी स्थिति के अंदर था बिका। और उसने बिका को प्रपोजल दिया कि मेरा इनके साथ युद्ध है, तू मेरा साथ दे, और यदि मुझे जिता दिया तो अपनी तो इज्जत रह जाएगी, तो मैं ये इलाका तेरे को दे दूंगा, मेरे पास जो इलाका है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। बिक्का ने उनकी तरफ से लड़ाई की, जो भी गठबंधन बनके उधर से आया था उसको हरा दिया। इसलिए पांडु गोदारा ने बाद में वो जमीन, जो भी उनके कब्जे के अंदर जमीन थी, वो बिक्का को दे दी थी। इसलिए बिक्का जी ने उस दिन कहा कि चूंकि आप मेरे राज में सहायक हुए हो, इसलिए आप मेरा राज तिलक करोगे। उसके बाद बीकानेर में नियम रहा, इन पांडु के नाम पर एक गांव बसा हुआ है पूरा, पांडुसर। उस पांडुसर गांव के जो भी गोदारा जाट हुआ करते थे, 2 गांव है, पांडुसर और सेकसर, वो जो पांडु की लीनेज के अंदर आने वाले, उनके आगे जो वंशज हुए, उनके जो डिसेंडेंट हुए, बीकानेर के महाराजा का राज तिलक हमेशा उन गोदारा जाटों के द्वारा ही किया जाता था। और फिर कालांतर में तो मतलब वो महत्व यूं बढ़ता बढ़ता तो यहां तक बढ़ा कि आज भी साधारण कोई बीकानेर में आदमी भी मकान बनवाता है, बीकानेर या उसके आसपास के इलाके में, तो इसकी मकान की नींव किसके द्वारा लगवाई जानी चाहिए? तो यार कोई गोदारा जाट हो तो उससे नींव लगवा लो। जिस प्रकार बीकाजी के राज्य की स्थापना करवाने में उन्होंने सहायता की थी, तो बीकाजी का राज्य देख लो कितनी पीढ़ियों तक चला है, कितने वर्षों तक चला है, तो मकान भी उतने वर्षों तक रहेगा, कई पीढ़ियों तक मकान अपने पास में रहेगा। सिंबल, संकेतात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से आज भी वो बातें मानी जाती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये राज तिलक जो कर रहे हैं तो यूं कहानी है, एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, पर अपने को यूं अच्छी है, सुनने में बातें अच्छी लगती है, तो थोड़ी आप दिमाग के अंदर रखना थोड़ी सी ये चीजें। तो वो गोदारा जाटों वाला, और वो तो मैं तो खुद बीकानेर का हूं, तो मुझे खबर बड़ा जोरदार लगता है। और गलगंठे हो जाते हैं, गलगंठे जब भी हो जाते हैं तो कहते हैं किसी गोदारा जाट से झाड़ा डलवा लिया जाए या उसका हाथ फिरवा लिया जाए तो गलगंठे ठीक हो जाएंगे। दुआ बोलते हैं एक, गोदारा गैलो तो भाई भाई गलगंठा झड़ झड़ जाएगी। तो और लगता है कि यार ये गहलोत कौन से, लोकल जो लोग हैं वो जो कहानियां सुनाते हैं वो कहते हैं कि जो गोदारा होते हैं वो गुहिलों के भाई होते हैं। कैसे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, वो बात दूसरी है, पर जो फोक लोर है उनके अंदर ऐसी कई बातें कही जाती है। वो गलगंठे वाली कहानी सुनते तब और लगता है कि यार वास्तव में ही ऐसा कुछ रहा ही होगा। तो ये भी याद रखना, थोड़ी सी बात है, याद रखने वाली सी बात है। तो ये कौन व्यक्ति राज तिलक वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने आपको बात बता दी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बिक्का ने जब अपना राज्य यहां पर स्टेब्लिश कर लिया था, तो जोधा जी ने एक बार बिक्का से बातचीत की, और जोधा जी ने कहा कि बेटे तू सुपुत्र है, तूने अलग अपना राज्य स्थापित कर किया है। और सपूत वही होते हैं जो बाप की पैसे पर ऐश ना करे, खुद की थरपना करे, खुद का कुछ नया बनाए, आगे बढ़ाए उस चीज को। तूने वो किया है। 2 मांगे हैं मेरी, पूरी कर। बिकाजिन का पिता, आप जो मांगो वो तैयार है, आपको ये कहने की कहां आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कहा एक तो तेरे राज्य में एक जो जगह है ये मुझे दे, लाडनू। तो नागौर में लाडनू आता है, ये पहले बिक्का के कब्जे में हुआ करता था, बिक्का ने जीत लिया था इलाका, पर उन्होंने कहा ये मुझे दे दे। उनका पूरा राज्य आपका है, ये ले लो आप। नहीं, ये जोधपुर में मिलाया जाए, ठीक है। और का एक देख ये है कि तू यदि जोधपुर रहता तो मेरे मरने के बाद राजा बन सकता था, तेरे सारे भाइयों में सबसे योग्य तू है। पर अब चूंकि तू अलग से अपना राज्य स्थापित कर लिया तूने, इसलिए मेरे मरने के बाद जोधपुर में हिस्सा मत मांगना।
तो कोई ये कह दे कि भाई ये बाप की जमीन है, इसमें भी मुझे तो हिस्सा दिया जाए, बिक्का जिनका नहीं मांगूंगा। पर पापा मेरी एक मांग भी है। क्या? कि मैं तो वहां से उस दिन आपकी बातों बातों में कहा था कि भाई चलो चलो, काका कांदड़ ने कहा था तो उनके साथ में रवाना हो गए। किसी भी राज्य के जो चिन्ह होते हैं, राज चिन्ह होते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, कोई ढोल तलवार नगाड़े, ऐसे राज चिन्ह जो होते हैं, तो मैं गया तो आपके जोधपुर से हूं, तो राज चिन्ह तो सारे जोधपुर में पड़े हैं राठौड़ों के। उन राज चिन्ह में मुझे हिस्सा दिया जाए, उन राज चिन्ह में कुछ मुझे भी दिलाओ, मैं भी बीकानेर में ले जाकर रखूं तो सही। मैं अब राजा बनाऊं तो मेरे राज चिन्ह तो होने चाहिए। जोधा जिनका वो चिंता की बात नहीं है, तू आए तब आके ले जाना। उस घटना के थोड़े दिन बाद में जोधा जी की डेथ हो गई। बिक्का जा ही नहीं पाया, बिक्का अपना राज्य स्थापित करने में यहां पर लगा हुआ था। जोधा जी के मरते ही वहां पे जोधपुर में राजा बने सातल। आगे मैं सातल की कहानियां सुनाऊंगा। और थोड़े दिन में सातल की भी डेथ हो जाती है, बिक्का के भाई थे। सातल की जब डेथ हो गई तो फिर सातल के छोटे भाई बने सुजा, जोधपुर के राजा सुजा बने। सातल बहुत अल्प समय के लिए राजा बने थे, अगले राजा सुजा बने। सुजा जब राजा बने तो बिक्का, तब तक उधर से बिक्का फ्री हुआ, सुजा के पास गया। और सुजा के पास पहले उसने अपना एक बंदा भेजा, और बंदा भेज कहा कि पापा ये कह के गए थे कि राज चिन्ह में से एक हिस्सा मुझे दिया जाना चाहिए। पापा वाले टाइम में आ नहीं सका, सातल वाले टाइम भी नहीं आया, अब थोड़ा मैं फ्री हूं, तो वो जो जितने भी एम्बलम है, जितने भी राज चिन्ह है, उनका एक हिस्सा मुझे सौंपा जाए। सुजा ने मना कर दिया कि खुद का राज है तो खुद के राज चिन्ह बनाओ लाओ, इसमें तो हिस्सा आज दिया जाए कल दिया जाए। बिक्का को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा भाई भाई ऐसी क्या बात कर रहा है? उसने कहा ना ना कोई भाई भाई नहीं, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं। तो फिर बिक्का को गुस्सा आया, बिक्का जोधपुर पर अटैक कर देता है, जोधपुर को घेर लेता है। हालांकि लड़ाई नहीं होती दोनों के बीच में। सुजा की जो मम्मी थे जसमादे, जोधा जी की हाड़ी रानी थे, जसमादे आके समझौता करवा देते हैं बिक्का और सुजा के बीच में, और बिक्का को राज चिन्ह में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, कुछ चीजें उसको दे दी जाती है जिनको बिक्का लेके बीकानेर आ जाता है। जिनमें एक तो कहा जाता है कि एक नागणची माता की मूर्ति थी, एक तो नागणची माता की मूर्ति लेके, एक लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति थी वो लेके। एक ऐसा कहते हैं कि जब मेवाड़ में रणमल को मार दिया था, 1438 में रणमल की हत्या कर दी गई थी, जोधा को वापस जोधपुर मिला था, या जोधपुर वाला इलाका, जोधपुर तो था ही नहीं, मंडोर जो राजधानी थी वो मिला था 1453। आवड़ बावड़ की संधि मैंने बताया था आपको, 15 साल लग गए थे। तो उन 15 सालों में जब जोधा भटक रहा था, तब जोधा अपने एक लोक देवता हुआ करते थे उनके पास में गया था, और उन लोक देवता का नाम था हड़बूजी। आगे मैं लोक देवताओं की बात बताऊंगा तब और बताऊंगा। और हड़बूजी को जाके जोधा जी ने कहा कि बाबूजी महाराज बताओ हमारे कोई डेरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और हड़बूजी ने आशीर्वाद दिया था कि जा तू थोड़े दिन के अंदर मंडोर जीत लेगा, और ये मेरी कटार लेके चला जा। डेगर कटार थी उनके पास में, तो हड़बूजी ने कटार दी थी, तो जोधा जी के पास में थी। कहते हैं वो भी बिक्का लेके आ गया था। तो वो जो हड़बूजी वाली कटार है, वो जो डेगर थी, और भी खूब सारे कोई ढोल नगाड़े कई चीजें थी, पर ये दो तीन मोटी मोटी सी बातें हैं तो याद रख लेना, क्योंकि इधर ये काम आएगी, थोड़ी आगे काम आएगी बातें, तो मैंने बताने के लिए कह दिया आपको। तो सिंपल आपसे तो ये पूछा जाएगा कि बिक्का ने राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर पर अटैक किया था, उसमें जोधपुर का राजा कौन था? तो सुजा था। सुजा की मम्मी थे जसमादे, जोधा जी की हाड़ी रानी थे, इन्होंने समझौता करवाया, बिक्का को कुछ राज चिन्ह दे दिए गए थे। आगे वाली बात में एक काम आ जाएगी कि बिक्का ने निर्माण कार्य करवाया, बनवाया, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया। एक तो शुरुआत में जब वो कोडमदेसर को राजधानी बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोडमदेसर पहले से कोडमदे के नाम पर ये बसा हुआ था, तो बिक्का ने वहां पर एक भैरुंजी की मूर्ति लगवाई थी, भैरुंजी का मंदिर बनवाया था। वो भैरुंजी की मूर्ति भी बिक्का मंडोर से लेके आया था। जब आया होगा तब साथ में कोई मंडोर से लाए होंगे, भाई देवता तो साथ में लेके चले, तो यहाँ कोडमदेसर में भैरुंजी का मंदिर बनवाया था। बहुत फेमस मंदिर है, आसपास के लोग अब भी आते हैं। तो कोडमदेसर भैरव मंदिर जो है वो बिक्का ने बनवाया था। एक जब ये नागणची माता की मूर्ति लेके आ गए थे, तो इन नागणची माता का मंदिर भी ये बीकानेर के अंदर बनवाया। कोडमदेसर बैरू तो कोडमदेसर के अंदर, और नागणची वाला मंदिर था ये बीकानेर में बनवाया गया। कहते हैं ये जो नागणची माता वाली मूर्ति है, इसके 18 हाथ है,
तो वैसे तो नागणची माता का मंदिर मैंने बताया था कि बाड़मेर के नागाना गांव में नागणची माता का मंदिर बना हुआ है, पर एक मंदिर ये भी बना हुआ है, और यहाँ पर नागणची माता जो है उनके कितने हाथ है, तो उनके 18 हाथ है, उनका ये एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। तो ये भाई याद रख लेना। जो निर्माण कार्य कौन से थे, तो कोडम दर्शन में भैरू जी का मंदिर और नागणची माता का मंदिर बीकानेर में, जिसके कितने हाथ है, तो इसके 18 हाथ है। ये दो बातें और थी। आगे बढ़ते हैं। ये कोडमदेश्वर भैरू जी, ये नागणची माता की मूर्ति देख लो, खूब सारे हाथ हैं भाई, आप गिनने की और कोशिश कर लेना। तो कोई पूछेगी राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जहां पर 18 हाथों की और नागणची माता की मूर्ति है, तो बीकानेर है। बीका जी ने ये मंदिर वगैरह यहाँ पर बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। ये कोडमदेश्वर भैरू जी, आपके भैरू जी देख लो, हाथ जोड़ लेना भाई, सो सलाम महाराज। इनके बाद में, वैसे तो बिक्का के बाद में अगला राजा बना था नरा, बिक्का का बेटा था नरा, पर नरा लंबे टाइम तक राजा रहा नहीं, साल भर के टाइम ही राजा रहा। तो नरा का बाद में छोटा भाई था लूणकरण, तो लूणकरण अगला राजा बनता है। लूणकरण के टाइम में क्या होता है, एक तो लूणकरण के बारे में एक बात बताता हूं। मैंने कभी और पहले बताया होगा कि जब करणी माता बीकानेर में थे, उसी समय बीकानेर में लगभग उसी टाइम के डूरेन, तीनों कंटेम्पररी है, बीकानेर में दो और बड़े मशहूर संत हुए। जाम्बोजी महाराज जिन्होंने बिश्नोई पंथ शुरू किया था, और जसनाथ जी महाराज जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय शुरू किया था। आगे मैं और बताऊंगा, जिसके लोग फायर डांस करते हैं, अग्नि नृत्य किया जाता है। बीकानेर के कतरियासर गांव के अंदर जसनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से लूणकरण राजा बना था। आगे मैं थोड़ी सी घटना और बताऊंगा, आगे लिखा हुआ है कुछ, तब मैं ढंग से समझा दूंगा। यहाँ राजा बनने की बात है तो मैं बता रहा हूं कि जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से लूणकरण यहाँ का राजा बन पाया था। अब बातें पढ़ते हैं। नया नया राज्य स्थापित हुआ था, बिक्का एक ही राजा बने थे बड़े, लूणकरण दूसरा बड़ा राजा हुआ है, नरा बीच में मर गया था। जैसलमेर के एक राजा हुआ करते थे रावल जेत सिंह। रावल जेत सिंह नाम करके राजा हुआ करते थे, और कहते रावल जेत सिंह ने एक बार बीकानेर वालों की मजाक उड़ा दी। कोई एक चारण कवि उनके पास में गए हुए थे और उनके सामने बीकानेर वाले राठौड़ों की मजाक उड़ाई। उस कवि ने आके वापस लूणकरण को कहा कि आपके बारे में जैसलमेर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं। इस बात पे लूणकरण को गुस्सा आया, लूणकरण जैसलमेर पर अटैक कर देता है और जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराकर गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि बाद में उनको छोड़ देता है। जेत सिंह अपनी बेटी की शादी बीकानेर कर देता है, तो समझौता वगैरह हो जाता है। पर अपना इतना याद रहे कि लूणकरण ने जैसलमेर के कौन से राजा को हराया था, तो उसने रावल जेत सिंह को हराया था, इतना ही पूछा जाएगा। या जैसलमेर के रावल जेत सिंह को किसने हराया था, तो लूणकरण ने हराया था। नागौर पर अटैक किया था, नागौर के जिस राजा को हराया था उसका नाम था मुहम्मद खां। तो नागौर में तो मुहम्मद खां को हराया था, और यहां पर किसको हराया था, तो यहां पर रावल जेत सिंह को हराया था। साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था लूणकरण लगातार अपना। मैंने बताया कि हरियाणा तक तो बीकानेर की बाउंड्री लगती थी, और ये हरियाणा में चले गए। नारनौल हरियाणा में जो जगह पड़ती है, वहां का नवाब हुआ करता था अभी मीरा, नारनौल का नवाब था। इस नारनौल के नवाब के खिलाफ लड़ने के लिए गए, कुछ साथी साथ वाले विश्वासघात कर लेते हैं, कोई युद्ध से अलग हो जाता है, कहीं अभी मीरा की तरफ चले जाते हैं। अभी मीरा के लूणकरण के बीच में ढोसी का युद्ध होता है। हरियाणा में नारनौल के पास में जगह पड़ती है, 1526 में ढोसी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में लूणकरण लड़ता हुआ मारा गया था। तो लूणकरण किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, तो नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ये कौन से युद्ध की बात थी, तो ये ढोसी के युद्ध की बात थी। ये ढोसी कहां पड़ता है, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है, नारनौल के पास में पड़ता है। तो तीन, जैसलमेर में रावल जेत सिंह को हराया, नागौर में मुहम्मद खां को हराया, लेकिन ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। और इसके बारे में, इसको दानवीर आदमी था, बहुत ज्यादा दान वगैरह दिया करता था, विद्वानों का आश्रयदाता था। जब भी किसी को ज्यादा दान वगैरह दिए जाते हैं तो हम उसकी तुलना कर्ण के साथ में करते हैं कि यार वो तो कर्ण के समान आदमी, जिस प्रकार महाभारत काल में कर्ण दान दिया करता था, वैसे ये दान देता है, तो उनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। एक राइटर वे बिट्ठू सुजा, उन्होंने इसे कलयुग का कर्ण कहा था। तो कोई पूछे कि कलयुग का कर्ण बीकानेर के किस राजा को कहा जाता है, लूणकरण को कहा जाता है। ऐसा किसने कहा, तो राइटर का नाम याद रख लेना, बिट्ठू सुजा। आगे मैं और बताऊंगा, इनके एक जगह बात और करूंगा कि एक कवि ने इनको कर्ण और कहा है, पर वो आगे जहां वो आएगा वहां बता दूंगा। एक बार इतनी बात याद रखना।
फिर ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर में जो लूणकरण सर झील है उनका निर्माता भी इन्हीं को माना जाता है। मैंने बताया सर लगाते थे, लूणकरण ने बनाई इसलिए उसका नाम लूणकरण सर झील पड़ गया। तो लूणकरण सर झील भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी। 4-5 बातें सीधी। जैसलमेर के रावल जेतसी को हराया, नागौर के मोहम्मद खां को हराया, डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और इसे बिट्टू सूजा ने कलयुग का कर्ण कहा है, और इसे लूणकरण सर झील का निर्माता माना जाता है। बिक्का जो लक्ष्मीनाथ जी वाली मूर्ति लेके आया था, उस लक्ष्मीनाथ जी का जो मंदिर था वो लूणकरण ने बनवाया था। ये है लक्ष्मी नारायण जी भी कहते हैं, लक्ष्मीनाथ जी कहते हैं, वो इस लूणकरण ने बनवाया था। और जैसा कि कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा एकलिंग जी को बहुत पवित्र मानते थे और कहते हैं हम एकलिंग जी के दीवान है। जयपुर के राजा गोविंद देव जी को बहुत मुख्य मानते और खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते। उसी प्रकार बीकानेर वाले लक्ष्मीनाथ जी को मानते थे और खुद को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते। हालांकि जयपुर मेवाड़ की तरह यूं कहीं ज्यादा लिखा हुआ वैसे तो नहीं आता, पर फिर भी इन लोगों की लक्ष्मीनाथ जी में आस्था थी, ये मानते थे कि राज लक्ष्मीनाथ जी कर रहे हैं, हम उनके दीवान हैं, हम उनके प्रधानमंत्री हैं। ना में आपने तो बात याद रखना कि लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बीकानेर में किसने बनवाया था? तो लूणकरण ने बनवाया था। अभी जो मैं आपको कह रहा था कि जसनाथ जी की आशीर्वाद से और लूणकरण राजा बना था, तो कहते हैं लूणकरण के एक बड़े भाई और थे, उनका नाम था गढ़सी। गढ़सी और लूणकरण दो थे। तो एक बार जसनाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए गए। आसपास में संत महात्मा होता, आपने सारे जानते हैं, वो पहुंचे हुए संत थे, दूर दूर तक उनकी ख्यातियां हुआ करती थी, उनके पास खूब सारे लोग जाया करते थे। तो गढ़सी और लूणकरण दोनों गए, लेकिन गढ़सी थोड़ा अभिमानी टाइप का आदमी था, इसलिए उस गढ़सी ने जसनाथ जी के प्रति इतना कोई सम्मान प्रकट नहीं किया। लूणकरण जी ने बाकायदा दंडवत प्रणाम किया, झुक के महाराज आशीर्वाद दो, और जसनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि तू अगला राजा बनेगा। जबकि लगता यह था कि नहीं गढ़सी राजा बनेगा, गढ़सी बड़ा था, पर बाद में सामंतों ने सबने लूणकरण को ही राजा बनाया। तो जो जसनाथ जी का आशीर्वाद था वो फलीभूत हुआ। दुआ है गर्भ करे न गेला घड़मल। गर्भ मतलब गर्व, घमंड, कि हे गेले घड़मल। गेला मतलब पागल, गेला समझते ही हो, पागल आदमी को, और अपने मारवाड़ी भाषा कहते हो तो गेलो है। वो तारक मेहता वाले जो शैलेश लोढ़ा नहीं है, उनका वो एक जोक है ना, कि कोई लड़का था और उसने पड़ोसियों के कांच फोड़ दिए गेंद की मार के। पड़ोसी आया और पड़ोसी ने आगे कहा कि आपके लड़के ने हमारे कांच फोड़ दिए। और तुम्हारे गेलो है, पागल है, ऐसा काम कर दे। उस पड़ोसी ने कहा यार फिर तुम्हारे खुद के तो नहीं फोड़ता। इतो गेलो भी कोई, इतना पागल भी नहीं है कि खुद के फोड़ दे। तो वो गेला मतलब पागल। तो गर्भ कह रहे हैं गेला घड़मल। गढ़सी था तो घड़मल लिख दिया उसको। हे पागल घड़मल, इतना गर्व घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ओ थारो राज न जानू, ये राज तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं। राज दियो में लूणकरण ने, मेरी तरफ से तो ये राज मैं लूणकरण को दे रहा हूं। गुरु गोरख परवाणु, ये सब मानते हैं कि ये गोरखनाथ जी को अपना गुरु माना करते थे। तो आज गुरु गोरखनाथ जी को मैं प्रमाण मान के, उनको साक्षी मान के ये कहता हूं कि राज मैं लूणकरण को दे रहा हूं। तुम्हारे घमंड की वजह से घड़मल तुम्हारे पास से ये राज निकल गया है। जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से लूणकरण जी राजा बने। जसनाथी संप्रदाय का जो पवित्र वृक्ष है वह जाड़, जाड़ के जो पौधा होता है उसको पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसलिए बीकानेर राज्य के जो सिक्के बना करते थे उनमें जाड़ का पेड़ बनाया जाता था। तो वो जो जाड़ है वो जसनाथ जी की वजह से बाद में आया। तो ये याद रखना भाई, जसनाथ जी वाला दुआ था, मैंने यहां पर ये दुआ लिख दिया आपके। अगला पढ़ लेते हैं। अगले राजा बने राव जेतसी। राव जेतसी के बारे में तमाम बातें मेरी बताई हुई है। राव जेतसी के बारे में मेरा आपको एक ये बताया हुआ है कि खानवा के युद्ध में उसने अपने बेटे कल्याणमल को भेजकर सांगा की सहायता की थी। तो ये बात मेरी बताई हुई है, मैंने खाली यूं लिख दिया था कि आपको मैं रिकॉल करवा दूं कि खानवा के युद्ध में कल्याणमल गया था और कल्याणमल जो था वो इसका बेटा था। बताया था मैंने। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। अब काम की बात दूसरी। बाबर भारत में बनने वाला पहला मुगल राजा था। बाबर जब मरा तो हुमायूं को कह के गया कि अपने बाकी भाइयों में भी राज्य का बंटवारा करना है। और तैमूरिया सल्तनत की विशेषता थी कि उसमें सारे भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हुआ करता था। किसी टाइम में तैमूर बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़े राज्य का अधिकारी था, पर तैमूर से बाबर तक आते आते बाबर के पास में केवल फरगना बचा था। इसलिए बाबर को बेचारे को इंडिया की तरफ भागना पड़ा था, क्योंकि भाइयों में बंट जाता।
बाबर यहाँ हुमायूं को भी कह के गया कि भाइयों को राज्य बांटना। बाबर के भाई थे कामरान, हिंदाल, अस्करी। उसने अपने भाई कामरान को ये अपने पंजाब वाला इलाका दिया, पंजाब, काबुल, कंधार वाला जो इलाका था, काबुल कंधार दिए थे उसको शुरुआत में। ऐसे उसने अपने एक भाई को दे दिया था मेवात, एक भाई को दे दिया था संभल, यूपी में संभल जो जगह पड़ती है वो दे दी थी। खुद ने दिल्ली आगरा रख लिए थे। कामरान के पास जब काबुल कंधार आए, पंजाब से टच होता हुआ प्रदेश है, उसकी रुचि बढ़ी और उसने पंजाब वाले क्षेत्र को भी अपने हस्तगत कर लिया। लाहौर तक वो आ गया था, ये वाला पूरा इलाका उसके पास होता था। पंजाब से जब नीचे उतरेंगे तो राजस्थान शुरू हो जाएगा, तो उसको लगा यार मुझे राजस्थान वाले इलाके पे भी कब्जा कर लेना। पंजाब से राजस्थान में जैसे ही घुसोगे सबसे पहले गंगानगर और हनुमानगढ़, तब अपने हनुमानगढ़ को बोलते थे भटनेर। वापस देख लो, नेर है, भाटियों का बचाया हुआ इसलिए भटनेर है वो। तो भटनेर पर कब्जा कर लेता है। कामरान जो कि हुमायूं का भाई है, उसने कहां पर कब्जा कर लिया? भटनेर। भटनेर मतलब तो हनुमानगढ़। यहां पर कब्जा कर लेता है। अब उसे लगा आगे चल के मुझे बीकानेर पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो जब कामरान इधर बीकानेर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तब कामरान के और जेतसी जो कि बीकानेर का राजा, इनके बीच में युद्ध होता है। मैंने आपको बताया कि बीकानेर को राती घाटी बोलते थे, इसलिए उस युद्ध का नाम राती घाटी का युद्ध है। ये 1534 में हुआ था, 1534 एडी में। और इस युद्ध में जेतसी ने कामरान को हरा दिया था। कामरान हार गया था। कामरान को किसने हराया? तो जेतसी ने हराया। तो राती घाटी का युद्ध कब हुआ? 1534। राती घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो बीकानेर के राव जेतसी और कामरान के बीच। कामरान कौन है? तो हुमायूं का भाई। कामरान पहले कहां पर कब्जा कर लेता है? तो कामरान पहले आपके भटनेर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब बीकानेर पर कब्जा करने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो राती घाटी का युद्ध हुआ। और राती घाटी के युद्ध में कौन जीत गया? तो इसमें जेतसी जीत गया था। और जेतसी ने किसको हरा दिया था? कामरान को। बड़ी बात है कि बीकानेर का एक राजा मुगल शासक के भाई को हरा देता है। यहाँ पे कामरान को हराकर उसने यहां से भगा दिया था। फिर ये युद्ध इसका मेरे को आपको बताया हुआ, आपको वापस पाहेबा मैंने वापस बताया था आपको कि मालदेव के और जेतसी के बीच में हुआ था। जेतसी वर्सेस मालदेव, सारी बात बताई हुई है कि इस युद्ध में जेतसी लड़ता हुआ मारा जाता है, मालदेव बीकानेर पर कब्जा कर लेता है, कुंपा को यहाँ का प्रशासक बना देता है, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद कल्याणमल वापस बीकानेर पर कब्जा करता है। ये तमाम बातें मेरी बताई हुई। तो जेतसी के टाइम में 3 युद्ध याद करने। खानवा का युद्ध, बेटे को बेच के सहायता की। राती घाटी का युद्ध, इसमें कामरान को हराया। कामरान कौन था? तो कामरान आपके हुमायूं का भाई था। भटनेर पर कब्जा कर लेता है, बीकानेर पर कब्जा करना चाहता है। और पाहेबा के युद्ध में मालदेव के खिलाफ जेतसी खुद ही लड़ता हुआ यहाँ पर मारा जाता है। उसके दरबार, अब देख लो 3 युद्ध है, 27, 34, 41, 7 साल का गैप है। 1527 + 7 1534 + 7 1541। इसके दरबार में एक राइटर है बिट्ठू सुजा। बिट्ठू जाति है, चारणों का एक गोत्र होता है, सुजा उनका नाम है। उन्होंने राव जेतसी पर एक बुक लिखी, राव जेतसिरो छंद। बुक का नाम है राव जेतसिरो छंद। राव जेतसी पे लिख रहे हैं तो किताब का नाम लिख दिया राव जेतसिरो छंद। अब बिट्ठू सुजा की राव जेतसिरो छंद जो किताब है, इसमें 2 जानकारियां हैं अपने काम की, तो खूब बड़ी किताब है। एक जानकारी तो यह है कि इस किताब में लिखा हुआ है कि राती घाटी के युद्ध में जेतसी ने कामरान को हराकर भगा दिया था। और इसी किताब में यह लिखा हुआ है कि राव जेतसी के पिता राव लूणकर्ण है, वो कलयुग के कर्ण। अभी मैं पीछे आपको बता के आया था कि लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, तो वो बात भी यहीं से याद रखना आप। तो बिट्ठू सुजा किताब याद रखना, ये पक्का पूछेंगे, आरपीसी की फेवरेट बुक है कि राव जेतसिरो छंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बिट्ठू सुजा ने। क्या जानकारी है? तो राती घाटी के युद्ध की। और क्या जानकारी है? तो लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बिट्ठू सुजा ने कहा था, यही किताब है। इतनी बात याद रखना भाई। और पढ़ते हैं कल्याणमल को। ज्यादा बातें हैं नहीं कल्याणमल के बारे में, थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि सारी बातें मैं बता चुका हूं। कल्याणमल के बारे में एक बात यह है कि 1527 में खानवा के युद्ध में बीकानेर के राजकुमार की हैसियत से भाग लिया था। बताई हुई है, 2 बार बता दी, वहां बताई थी, यहां बता दी। फिर मेरा बताया हुआ 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता के लिए आया था, क्योंकि जब मालदेव ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो मालदेव जब यहाँ पे कब्जा कर लेता है तो कल्याणमल उस कब्जे को कैसे छुड़वाए? कल्याणमल उस समय सिरसा, हरियाणा में जो जगह पड़ती है सिरसा, वहां सिरसा हुआ करता था। और वहां से वो आगे दिल्ली की तरफ शेरशाह सूरी के पास चले गए। क्योंकि और सुनो थोड़ी सी बात, जब जेतसी के टाइम में मालदेव ने यहां पर हमला किया था, तो जेतसी के एक
मंत्री हुआ करते थे नगराज। जेठ सिंह ने नगराज को भेजा था शेरशाह सूरी के पास कि तू दिल्ली जा, दिल्ली सहायता लेके आ। पर नगराज गया, सहायता लेके आता, उससे पहले तो मालदेव ने यहां पर कब्जा ही कर लिया था। तो बीकानेर वाले उधर शेरशाह सूरी से मालदेव के खिलाफ बात तो कर ही रहे थे। फिर कल्याणमल यहां से गया और शेरशाह सूरी ने कहा मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। तो वीरमदेव मेड़ता वाला, कल्याणमल बीकानेर वाला, ये शेरशाह सूरी के साथ मिलते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव अविश्वास की वजह से पीछे हट गया। जेता कुंपा लड़ाई करते हैं और जेता कुंपा वाली लड़ाई में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर यहां पर ये आपके जेता कुंपा तो हार जाते हैं। शेरशाह सूरी आगे बढ़ के जोधपुर पे भी कब्जा कर लेता है और वो कल्याणमल को बीकानेर दिलवा देता है और वीरमदेव को मेड़ता दिलवा देता है। तो ये थोड़ा याद रखना। ये भी याद रखना कि जब जेतसी पर हमला किया था मालदेव ने तो उसने अपने कौन से मंत्री को शेरशाह सूरी के पास भेजा था, तो नगराज को भेजा था। और उस समय कल्याणमल को और इनको पूरे परिवार को सिरसा के अंदर छोड़ा हुआ था। ये सिरसा से बाद में उधर आगे की तरफ चले गए थे। फिर ये भी मेरा बताया हुआ कि 1570 के नागौर दरबार में कल्याणमल ने भाग लिया था और इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर का पहला राजा जो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है, फर्स्ट किंग, प्रथम शासक है। इससे पहले बीकानेर वालों ने किसी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके दो बेटे जो थे वो इसके साथ इस नागौर दरबार के अंदर गए थे। एक था राय सिंह, ये भी बात मेरी बताई हुई है शायद, और एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ वही जिन्होंने कल्ला रहमलोत के मरसिये लिखे थे। ये दोनों भी नागौर दरबार में साथ थे। अकबर गुणग्राहक आदमी था, अच्छे लोगों की परख रखता था, इसलिए अकबर इन दोनों को अपने साथ ही ले गया था। बाद में राय सिंह को तो उसने जोधपुर का प्रशासक बना दिया था, हमने पढ़ा था। पृथ्वीराज राठौड़ उसके दरबार में रहते थे, कविताएं वगैरह लिखा करते थे। कल वाली क्लास में हम और पढ़ेंगे कि राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या क्या किया था। आज वाली तमाम बातें याद रखना। थैंक यू।